सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 11वीं का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। अगेन फॉर्मूलाज देखने का तरीका। बेटा आप पहले जो जो फॉर्मूलाज आपके पास नहीं है उसको आप अपने फॉर्मूला बुक में इंक्लूड कर लीजिए, जो डाटा मिसिंग थे उसको इंक्लूड कर लीजिए और उसके बाद एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स आपको इसको सुनना है, ठीक है? या जो आपने फॉर्मूला बुक बनाया है उसको पढ़ना है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है या सोने से पहले इसको सुन सकते हैं, ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं, बट जितनी बार सुनेंगे उतना आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होगा। तो एटलीस्ट 25 से 30 भी कर सकते हैं, इतने टाइम्स को आपको सुनने ही रहेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला अगर देखा जाए यूनिट मेजरमेंट में, तो सबसे पहला पार्ट आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझे बेटा। ये हमारे पास पार्ट ए चला गया, ये सपोज बी पार्ट में आ जाएंगे, ये सी पार्ट में आ गया, ये डी में लिख लेंगे एंड ये पार्ट लास्ट में ई में कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब इसका मतलब क्या होता है उस बात को समझें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर या सपोज बोला जाए 5 मीटर के बराबर, ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हुआ। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है बेटा, तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको बोल सकते हैं 500 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट का लेंथ था वो तो सेम ही रह गया, यानी कि हमेशा याद रखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। फंडामेंटल यूनिट जो कि आप सबको पता ही होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमारे पास है वो है प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली अगर जो हम लोग इसकी यूनिट अगर देखी जाए तो रेडियन में है एंड सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन में है। तो प्लेन एंगल कौन सा एंगल होगा बेटा? जो आप डी से एंगल मेजरमेंट करते हैं, पिज्जा के स्लाइस से, ये सब प्लेन एंगल की कैटेगरी में होगा। तो क्या है ये? आर्क। आर्क इज इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहें तो याद करो क्या होता था, एंगल इनटू रेडियस के बराबर, वहीं से आया डी थीटा। सॉलिड एंगल अगर आप देखें तो आइसक्रीम का कोन आप मान सकते हैं वो सॉलिड एंगल है। दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, या स्फीयर बोल सकते हैं। तो सॉलिड एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। सी पार्ट में आते हैं कि कुछ स्पेशल यूनिट होती है हमारे पास, जैसे कि एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम जब हम लोग वेवलेंथ वगैरह की मेजरमेंट करते हैं उस टाइम पे हमारे पास ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। फिर नैनोमीटर आ गया 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, फर्मी 10 टू पावर माइनस 15, माइक्रोन की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 6, एक्सरे की जो यूनिट है वो है 10 टू पावर माइनस, एक्सरे जो ऑर्डर में होता है बेसिकली 10 टू पावर माइनस 13 मीटर के बराबर होता है। फिर एक क्विंटल आता है, एक मैट्रिक टन होता है। एक क्विंटल का मतलब 100 केजी, मैट्रिक टन का मतलब 1000 केजी के बराबर। जनरली जो हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है वो एएमयू में करेंगे। तो एएमयू का मतलब क्या होता है बेटा, या उसका डेफिनेशन क्या है बाजू में लिखा हुआ, तो उस पे आएंगे तब आ जाएंगे। फिलहाल 1 एएमयू इज इक्वल टू आप मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर लगभग मान सकते हैं, जो कि 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी के बराबर। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये कई बार न्यूमेरिकल बनाने में हमें जरूरत हो जाता है, जिसको बेसिकली आपने 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करके निकाला, विच इज 86400 के बराबर। अब कई बार इसको आपको ऑर्डर में बताना होगा, तो ऑर्डर इसका अगर आप लिखना चाहें, ऑल्दो ऑर्डर की एक्सप्रेशन हम लोगों ने या ऑर्डर का न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं लिखा, तो 8.64 इंटू 10 टू पावर 4 के बराबर। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये जो नंबर है बेटा वो 1 से ज्यादा है और यहाँ पर 4 है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 4 + 1 यानी 5 के बराबर हो गया। सेक हमारे पास होता है टाइम की यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 8 सेकंड के बराबर। 1 AU किसके बराबर होता है? ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बराबर, जिसकी वैल्यू लगभग 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर प्लस 11 के बराबर होता है। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर के बराबर होता है, जो कि निकाला जाए तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 के बराबर। पार्सेक सबसे बिगर यूनिट है हमारे पास, तो पार्सेक की वैल्यू अगर देखा जाए 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। बोर रेडियस, रेडियस ऑफ एटम के बराबर बात करते हैं हम लोग, जो कि 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। 1 माइल का मतलब क्या होता है? 1.6 किलोमीटर के बराबर। EMU का डेफिनेशन क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम के बराबर। फिर EMU की वैल्यू अभी अभी लिखा था, ये और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास का ऑर्डर 10 टू पावर माइनस 30 है, बट अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो वो होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 31 केजी के बराबर, 31 केजी के बराबर। उसके बाद अर्थ का मास 10 टू पावर 25 केजी, अब जो यूनिवर्स है उसका मास लगभग 10 टू पावर 55 केजी के बराबर है, ठीक।
लास्ट अगर बात करें कि सेकंड के लिए जो एक्यूरेसी है, इस पे कई बार सवाल आता है कि जो हमारा सेकंड है या टाइम मेजरमेंट है उसमें हम लोग सेसियम क्लॉक यूज करते हैं जो कि एटॉमिक क्लॉक है। कई बार पूछा था व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक, तो ये एटॉमिक क्लॉक सेसियम है जिसके वाइब्रेशंस को हम लोगों ने टाइम पीरियड में यूज करा है। तो इसका जो एक्यूरेसी है 1 × 10⁻13 के बराबर होता है। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो 10⁻13 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का तो नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो। पैरेलैक्स मेथड हमारे पास क्या बोला कि अगर मान लो एक सन है या अर्थ है यहाँ पर और आप सन को ऑब्जर्व कर रहे हो या मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बेसिकली आप इसका एक डायमीटर पोर्शन देख रहे होंगे। ठीक है, 2D वे अगर देखें तो डायमीटर पोर्शन देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं और थीटा शुड बी इन रेडियन। अब यहाँ पर आपको कई बार पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, π/180 π/180 रेडियन के बराबर होता है। अगर इसको मिनट में लिखा जाए तो 60 मिनट के बराबर है, सेकंड में लिखा जाए तो 3600 सेकंड के बराबर है। और थीटा को आप यहाँ पे लिख दो तो आर्क वाला मेथड यहाँ पे आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू डायमीटर। स्मॉल बी जो आपको दिख रहा है क्या है बेटा, वो है डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, और सेपरेशन बिटवीन देम को आप कैपिटल डी या यहाँ पे एक्स से लिखा तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और मेजरमेंट, ये पैरेलैक्स मेथड हमेशा लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। स्मॉलर डिस्टेंस के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, टर्निंग माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह है। लास्ट में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। फिर आता है एक्यूरेसी क्या है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल दिया है, नहीं दिया है, तो लेट्स से हमारे पास एक्यूरेसी को बात करने के लिए चलते हैं। एक एग्जांपल लिया तो हमारे पास लेट्स से 4.68 यूनिट है जो कि एक एक्चुअल वैल्यू है। अब 3-4 लोगों को मैंने ये टास्क दे दिया, तो कोई अगर आकर बोल रहा 4.67 जिसका मेजरमेंट है, कोई बोल रहा आकर 4.6, कोई बोल रहा आकर हमारे पास 5 या 5.23। तो अगर आप देखें इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, जिसकी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देंगे मोर एक्यूरेट। प्रिसीजन क्या होता है बेटा, तो अगर हम लोग मेजरमेंट करना स्टार्ट करें, सपोज आपके पास मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है एंड स्क्रू गेज है, तो जो मीटर स्केल में आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो है 1 mm के बराबर। अगर आप देखें मीटर स्केल का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा 1 mm। उसके बाद अगर आप स्क्रू वर्नियर कैलिपर में जाते हैं तो उससे भी कम मेजरमेंट को वो कर सकता है, तो 0.1। अगर आप स्क्रू गेज में जाए तो 0.01 mm के बराबर ये मेजर कर सकता है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इतना मेजर कर सकता है। मतलब क्या है कि ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब ये जा सकता है। ठीक है, और जरा समझे तो प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज का लिमिट या लीस्ट काउंट के पे ही वो डिपेंड करता है। तो प्रिसीजन जनरली डिपेंड करता है किस पे, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये नेसेसरी नहीं है हमारे पास कि जो मोर प्रिसाइज वैल्यू हो वो मोर एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल अब अगर इसको मैंने लिख दिया, सेम वाले को लिख लेते हैं, तो 4.605 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो ज्यादा प्रिसाइज तो ये वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ये था मेरे पास। ठीक है, बट ट्रू वैल्यू से पास या मोर एक्यूरेट कौन सा है ये, और मोर प्रिसाइज कौन सा है ये। तो मोर प्रिसीजन जरूरी नहीं है कि मोर एक्यूरेट भी रिजल्ट करे। अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा, हमारे पास जो भी सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट होते हैं, जैसे कि वही सेम एग्जांपल अगर ले लें 4.68, तो अगर जो 3 बच्चों को अगर दिया गया और सभी ने एक्सपेरिमेंट वगैरह सही परफॉर्म किया, तो कोई बोल सकता है 4.67, कोई बोल सकता है 4.65, कोई बोल सकता है 4.69। तो अगर आप देखें तो जो लास्ट का डिजिट है वो अनसर्टन है। ठीक है, बाकी डिजिट सर्टन है। तो सर्टन एंड अनसर्टन डिजिट का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आइए तो अब इनके रूल पे जरा आते हैं। तो मान लो हमारे पास पहला रूल क्या बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, 5 के बराबर। सेकंड रूल पे आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो या जीरोस हो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 6 हो गए हैं। अब अगर देखा कि नंबर 1 से ज्यादा छोटा हो, तो नंबर अगर 1 से छोटा है तो पहले नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो रहेंगे वो इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट आया, अगर हमारे पास ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल तो वो इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, मतलब ये 2 जीरो इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। और लास्ट रूल में आते हैं अगर हम लोग, तो डेसिमल के बाद में जीरो रहे तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा, तो ये सिग्निफिकेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 1500 का ही एग्जांपल लें तो 15.00 लिया जाए तो ये अब सिग्निफिकेंट फिगर के कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर
सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा कुछ और बातों को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जैसे कि एग्जांपल हो गया पाई के वैल्यू बात कर लें, ठीक है, या परफेक्ट नंबर की बात कर लें, जिसको आप जो कि फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो फिक्स्ड वैल्यूज में कोई एरर नहीं हो सकता, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर अनडिफाइंड रह जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट के फिगर से। तो अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो फाइनल आंसर है उनके साथ उतने ही डेसिमल्स रहेंगे जितने की दोनों में से किसी एक के पास लीस्ट डेसिमल हो। तो अब जरा एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 वैल्यूज को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर में हमारे पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिनके डेसिमल प्लेसेस कम होंगे। तो यहाँ पे सबसे कम डेसिमल प्लेस 1 है, तो ये फाइनल आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होगा, तो हम लोगों ने सबको ऐड कर दिया, बट हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 25 9 हो जाएगा। 2 और 4 को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉपिंग का रूल क्या है वो भी थोड़ी देर में देख ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। तो अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे जिनमें जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं उनमें से सबसे लीस्ट जिनका होगा। तो यहाँ पर देखें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो फाइनल आंसर में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही बचना चाहिए, मतलब आपको 0.678 को आपको ड्रॉप ऑफ करना होगा। अब ड्रॉप कैसे किया जाता है, तो अगर मान लो बेटा कोई भी नंबर 5 से ज्यादा हो, तो आप जो प्रीसीडिंग नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 5 से ज्यादा है, तो प्रीसीडिंग नंबर में आपने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अगर 5 से कम है, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 4 को आप हटाने वाले थे, तो पहले 4 को हटाएंगे, 4 भी 5 से कम है, 2 को हटाने वाला है वो भी हमारे पास 5 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। अगर नंबर जो हटा रहे वो 5 ही रह गया तो हम लोग चेक करेंगे इवन। तो अगर पहले 2 5 है या 3 5 है, तो 2 5 में आपको रखना है तो आप डायरेक्टली जो नंबर है 2 रहने देंगे, 5 को ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर 3 5 में गया जो कि ऑड है, तो ऑड वाले को आप 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जब ड्रॉप करेंगे तो उससे प्रीसीडिंग नंबर को आप 4 रख सकते हैं या 1 इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीसीडिंग नंबर या ड्रॉपिंग ऑफ नंबर की बात कर ही ली। अब आते हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज में आते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आते हैं। अब ये जो स्केल है, जो कि नॉर्मल आपका स्केल है, उसको मेन स्केल बोलते हैं, और यहाँ पर जो आपको दूसरा स्केल दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल में जो रीडिंग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, और जो मेन स्केल में रहेगा उसको मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो इसका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर देखा जाए तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर होता है। 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको इसको रीडिंग लिखना है तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा बेटा, पहले मेन स्केल का रीडिंग, जैसे कि इस टाइम पे अगर आप देखें तो 1.5 लगभग दिख रहा, तो पहले हम लोग लिख देंगे इसका मेन स्केल रीडिंग सर 1.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर या कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा। तो मान लो यहाँ का फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा, और तो इस डायग्राम में तो सब दिख रहे हैं, तो मान लेते हैं हम लोग ये 5th वाला लाइन कोइंसाइड कर रहा, तो हम लोग मानेंगे जो सबसे ज्यादा इनमें से कोइंसाइड होगा। तो मान लिया इसका वर्नियर स्केल का रीडिंग 5 आ गया, वर्नियर स्केल का रीडिंग 5 इंटू लीस्ट काउंट, अब दे देगा ये इसका मेजरमेंट क्या है वो बता देगा। ठीक है, तो ये कब लिखेंगे, जबकि हमारे पास वर्नियर स्केल में कोई जीरो एरर नहीं हो। बट अगर जीरो एरर आ जाता है तो यहाँ पर लिखना होगा हमें प्लस माइनस जीरो एरर। प्लस किसको लिखेंगे, माइनस किसको रखेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर में। पॉजिटिव जीरो एरर कब कहलाएगा, कि जब दोनों जॉस को आप मेट करेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा दिया जाए, हटा दिया जाए, और इसके बाद दोनों जॉस को आप मेट कर रहे हैं, तो जो वर्नियर स्केल है वो लेफ्ट साइड रह जाए, किसके, मेन स्केल के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है बेटा, तो फाइनल मेजरमेंट में जो आपने पहले वाले पार्ट लिखे थे वो लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एरर निकाले कैसे, तो देखें पहले कि कौन सा स्केल कोइंसाइड या कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पर आप देखें तो आपको 5 नंबर कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है, तो जो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो 5 इंटू लीस्ट काउंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव एरर, और फाइनल वाले आंसर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। बट अगर नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर कैसा आएगा बेटा, जब हमारे पास जो मेन स्केल है उससे जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा आगे आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये नेगेटिव जीरो एरर है। अब नेगेटिव जीरो एरर में सब कुछ यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा उसमें हम लोग प्लस नेगेटिव एरर की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर सवाल में बोल दिया जाए कि जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के बाद आता है या बाद से स्टार्ट होता है, मतलब
लेफ्ट साइड रह जाता है, और अगर तो कौन सा एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर। बट अगर पॉजिटिव जीरो एरर रह गया तो वो किधर है, मेन स्केल के राइट साइड है। ठीक है, ये बातों को बस हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सेम तरीके, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो कौन सा नंबर मोस्टली कोइंसाइड हो रहा होगा, तो 5 वाला नंबर लगभग लगभग यहाँ भी कोइंसाइड होगा। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट कर दिया तो हमारे पास नेगेटिव जीरो आ गया, और उसको हम लोग फाइनल आंसर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे। स्क्रू गेज पे भी आ गए। स्क्रू गेज में भी सेम बातें ही रहेंगी जैसे कि वर्नियर स्केल में था, वैसा ही रहेगा बातें, बट यहाँ पर थोड़ी चीजें चेंज हो जाएगी। तो पहले आते हैं स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज में हमारे पास क्या है, तो इस पोर्शन को हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं, जो कि एक सर्कुलर पोर्शन है, वहां पर रीडिंग्स किए गए हैं, और ये है हमारे पास मेन स्केल। ठीक है, चलिए तो इसका लिस्ट काउंट कैसे बोला जाए। अब एक रोटेशन जब होता है बेटा, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक पिच के बराबर है। तो हम लोग लिस्ट काउंट क्या बोलेंगे, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पार्ट पे। अब यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ जाए, नेगेटिव जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा। अब जरा समझे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो ये हमारे पास मेन स्केल का रहा है, और जो सर्कुलर स्केल है वो क्या है, नीचे ही रह गया। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो जो मेन स्केल है उसके नीचे रह जाएगा सर्कुलर स्केल का जीरो। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या, कि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा तो फाइनल आंसर में आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या रहेगा, जरा समझे। तो मेन स्केल रीडिंग, फिर आएगा हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब मान लो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो यहाँ पर माइनस आप करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही सब काम, कौन सा नंबर कोइंसाइड हो रहा था, 7 कोइंसाइड हो रहा था तो लिख दिया। जीरो एरर अगर नेगेटिव हो तब क्या होगा, जो हमारा मेन स्केल है उसके ऊपर लाई हो जाएगा सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो अगेन जो पार्ट पे आपकी कोइंसाइड हो रहे हैं, कितना कोइंसाइड हो रहा है बेटा, तो आप देखो यहाँ पे जीरो है। अब देखो बेटा ये 0 1 2 3 4 होगा, और यहाँ पर 97 लिखा हुआ है जो नंबर कोइंसाइड हो रहा था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए पहले कितना है, तो 3 के बराबर है। तो यानी कि आ गया हमारे पास 3 इंटू लिस्ट काउंट, आपने उसका कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस पे। तो मान लो हमारे पास किसी भी वर्नियर स्केल का रीडिंग दे दिया है, जो कि मेन स्केल रीडिंग है n के बराबर, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, और बोला है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब जरा समझे, पहली बात तो मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन देख लीजिए। तो ये दिया है कितना हमारे पास, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं हम लोग लीस्ट काउंट निकालने के लिए। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या है बेटा, उस बात को समझे। हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD के बराबर। अब यहाँ पर दिया है हमारे पास NVSD coincides with n-1 MSD। तो अगर हम लोग देखें 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, 1-1/n MSD के बराबर हो जाएगा, MSD के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस बात को रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, जब आप ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1/n MSD। ठीक है, आप इस वैल्यूज को यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू को पुट कर देना, तो आ जाएगा 1/n MSD के बराबर। अब MSD कितना है उस बात को समझो। तो यहाँ पर दिया है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो कितना डिवीजन हो जाएगा। तो 1 MSD की वैल्यू यहाँ पर होगी 1/n ऑफ सेंटीमीटर। तो n इंटू n हमारे पास हो गया n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से पहले जरा रब कर लिया जाए, आइए सेकंड क्वेश्चन में आए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, जरा समझे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने मेजर करा है क्या, एक स्टील बॉल, जिसका स्क्रू गेज से इसने मेजरमेंट करा है। स्क्रू गेज में जो लिस्ट काउंट है उसके पास वो है हमारे पास लिस्ट काउंट यहाँ पर दे दिया गया है, जिसकी वैल्यू है 0.001 सेंटीमीटर। सारे आंसर सेंटीमीटर है, मैं हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे। उसके बाद उसने मेन स्केल रीडिंग दिया है, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितने के बराबर है, 5 mm के बराबर। तो मेन स्केल रीडिंग जो है हमारे पास 5 mm। अब आंसर हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन
एबव रेफरेंस लेवल। तो एबव रेफरेंस लेवल 25 डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये वाला एरर हो गया तो 0 यहाँ पर आया और बीच में 25 डिवीजन है, तो 25 डिवीजन हमारे पास बच गया, तो ये आ गया 25। अब आप यहाँ से नेगेटिव 0 एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। 25 डिवीजन एबव रेफरेंस लेवल। इफ ओके एक सेकंड 5 मेन स्केल रीडिंग इतना and 0 of circular division coincides with 25 division of, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग बता रहा है, तो हमारे पास 0 एरर अलग से दिया है, तो ये सर्कुलर स्केल का रीडिंग बता रहा है। सर्कुलर स्केल का रीडिंग हमारे पास कितने के बराबर है बेटा, वो है हमारे पास यहाँ पर 25 डिवीजन के बराबर है। इफ द स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ इतना सेंटीमीटर, देन हमारे पास करेक्ट ऑर्डर कितना होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे लीस्ट काउंट भी हमारे पास दे रखा है, तो आप सर्कुलर स्केल का रीडिंग से आप टोटल रीडिंग भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग आ गया मेजरमेंट की वैल्यू, पहले दिया है मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल का रीडिंग कितना आ गया 0.5 प्लस आया हमारे पास सर्कुलर स्केल का रीडिंग। सर्कुलर स्केल का रीडिंग हमारे पास कितना है 25 इंटू इन लीस्ट काउंट विच इज 0.0 कितना था भाई 0.1 के बराबर। ठीक है, अब नेगेटिव एरर है, स्क्रू गेज हैज नेगेटिव एरर ऑफ इतना, तो नेगेटिव एरर को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया प्लस 0.004। अब जरा इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें, तो हमारे पास आंसर आया 5.5, यहाँ पर आया 25 प्लस 0.004, यानी कि आंसर आया हमारे पास 0.529 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन, तो ये आ गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, जो कि है हमारे पास एरर के लिए अगर आप बात करें तो कोई भी मेजरमेंट को अगर लिखा जाए हमारे पास, तो वो मेजरमेंट कैसे लिखा जा सकता है। तो मान लो कोई भी नंबर है वो लिखा जा सकता है a प्लस माइनस डेल्टा a के बराबर। अब डेल्टा a हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर होता है और a है हमारे पास ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कुछ और कैटेगरीज भी होते हैं, जैसे हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। जैसे सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन एरर है, मतलब उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बट रैंडम एरर ऐसा होता है जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एरर का नेक्स्ट पार्ट में आ जाए हम लोग, तो अगर हमारे पास एरर लिखा हो सम का और डिफरेंस का, तो सम और डिफरेंस का एरर का एग्जांपल में आप रेसिस्टेंस का केस ले सकते हैं। तो अगर सम डिफरेंस लेना है तो दोनों के लिए एरर, एक बात और याद रखना बेटा, एरर कभी डिक्रीज नहीं होगा, एरर कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। तो सम डिफरेंस के लिए अगर आ जाए तो डेल्टा z इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब नेगेटिव चाहे आप डिफरेंस भी ले रहे हो, अगेन जो डेल्टा z है हमारे पास वो ऐड ही रहेगा। ठीक है भाई, तो इस केस में आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर। डेल्टा z बाई z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z बाई z का फॉर्म लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर के लिए। अगर प्रोडक्ट है बेटा या डिवीजन है, तो अगेन डेल्टा z बाई z का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा a प्लस बाई a प्लस डेल्टा b बाई b के बराबर आ जाएगा। सेम चाहे आप किसी भी केस में रखें। मान लो a का पावर n का फॉर्म रख दिया, तो जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। कैसे बेटा, a इंटू बी को दोनों सेम ही रख दो, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a इंटू बी आ जाता। ठीक है, ऊपर वाले केस में ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, तो ट्वाइस ऑफ a आ जाता। मतलब जरा समझो, अगर इसको आप z इज इक्वल टू a स्क्वायर रख देते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे डेल्टा a बाई a, यहाँ पे डेल्टा a बाई, इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस डेल्टा a बाई a। वही कहना चाह रहा कि अगर जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल लिया जाए a का पावर x ले लिया जाए, b का पावर y, c का पावर q। अब कई बार बेटा जब जल्दी में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर माइनस q टाइम्स डेल्टा c बाई c लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना कि एरर हमेशा ऐड होगा। अब जो कॉमन चीज है उस पे आ जाओ। कई बार रेसिस्टेंस अगर हमारे पास सीरीज में है तो आप R1 प्लस R2 या डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कर सकते हैं। अगर पैरेलल वाला केस हुआ, जैसा कि कई बार आप फोकस वाले केस में आ सकते हैं, जैसे 1 लिखा 1 बाई वी 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी का फॉर्म हो, तो इन दोनों केस के लिए सेम रहेगा आंसर। तो डेल्टा R बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। कई बार आपको यहाँ भी बोलेगा कि फ्रैक्शनल एरर बताइए, तो ये जो R आपने निकाला है R स्क्वायर है या R इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, उसको आप R इक्विवेलेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो एग्जांपल क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो एक्सप्रेशन था वो दिया a का पावर क्यूब b का पावर 2c इंटू डी। अब इसका परसेंटेज में निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b
प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। अब जरा इस बात को समझो वापस से कि फ्रैक्शनल एरर को ही आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर सकते हो दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करके, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज एरर को यहाँ से निकाल सकते हो। तो 3 इंटू 1 बन गया 3%, प्लस दूसरा आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 यानी कि बन गया ये हमारे पास 4%, प्लस डेल्टा सी बाई सी आ गया हमारे पास 3%। ठीक है, तो ये अभी तक 10 दिख रहा, प्लस 4%, तो आ गया हमारे पास 14%। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में जो डायमेंशन वाले पार्ट है वो तो बेटा आपको याद ही रह सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पर शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है, पहला हमारे पास कि होमोजेनिटी इक्वेशन का चेक करना। मतलब क्या है होमोजेनिटी इक्वेशन का चेक करना कि अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो आप देखें एटी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम रहेगा। मतलब क्या है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा है तो आपको y का डायमेंशन, x का डायमेंशन, z का डायमेंशन हमेशा सेम होने वाला है, और इस पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो एक यूनिट का दूसरे में कन्वर्जन। तीसरा आ जाता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके 3 एग्जांपल भी है जिसका हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी डायमेंशन के रिलेटेड या डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है कि नो डायमेंशन किसके किसके लिए है। तो अगर नो डायमेंशन हम लोग देखें तो सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल का डायमेंशन नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है, ससेप्टेबिलिटी का डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक का डायमेंशन नहीं है, क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन नहीं है, परमेबिलिटी, मैग्निफिकेशन पावर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ और बातें हम लोग चलते हैं, फिर अपने सवाल पे वापस आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन से रिलेटेड बातें आ जाते हैं। तो किनका किनका डायमेंशन सेम होता है उसका ये केस किया गया है। तो जरा समझे किनका किनका सेम डायमेंशन होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, वेलोसिटी बाई डिस्टेंस या चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्टेंस। इन सभी का डायमेंशन t का पावर -1 के बराबर होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ले या सरफेस टेंशन ले, इनका डायमेंशन सेम है, mt का पावर -2 के बराबर। वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशन सेम है। आप फोर्स की बात करें, थ्रस्ट की बात करें, एनर्जी ग्रेडियंट की बात करें, अगेन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो एनर्जी बाई एक्स की बात की गई है। वेट सभी का डायमेंशन सेम है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ले आ जाए, डायमेंशन सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लैटेंट हीट का डायमेंशन सेम है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें जैसे कि टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी है, इन सभी का डायमेंशन सेम रहेगा। फिर आते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है। उसके बाद आ जाए हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, सभी का डायमेंशन किसके बराबर है, सेम ही है, प्रेशर के बराबर। फिर थर्मल कैपेसिटी हो, एंट्रोपी हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एनर्जी सेम है। पोटेंशियल का लिखा जाए या ईएमएफ का लिखा जाए तो डायमेंशन सेम है। फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है बेटा, टाइम का पावर -1। ठीक है, तो L बाई आर का रेशियो या R बाई एल का रेशियो यहाँ से आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। तो L बाई आर का रेशियो अगर आप देखें, L बाई आर का रेशियो लिखा जाए, RC लिखा जाए या √L लिखा जाए, ये टाइम का डायमेंशन है ये हमारे पास, और इसका इन्वर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। फिर स्पीड के लिए अगर अलग अलग इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे कि आप साउंड में आएंगे तो √T/μ पढ़ना होगा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ जाएगा, √E/ρ आ जाएगा, या यंग्स मॉडुलस बाई ρ आ सकता है, E/b आ जाएगा। फिर √C इज इक्वल टू 1/√μ0 यहाँ से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एनर्जी पे। तो एनर्जी अगर आप बात करें, हाफ CV², Li², PV, QV, Q², I²T, nRT, VIT, ये सभी हमारे पास एनर्जी के डायमेंशन है। अब चाहो तो यहाँ से टाइम से पावर का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बट चलो छोड़ो उसको। अब एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास काम आने वाला है, V²/μ0, E0 इंटू या एप्सिलॉन इंटू एनर्जी का स्क्वायर, एप्सिलॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और दूसरा एनर्जी डेंसिटी निकाला जाए तो हमारे पास स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर आ जाएगा। तो ये सब कॉमन डायमेंशंस है जिसको आप ध्यान में रखें तो काम हो जाएगा। अगेन एक बार में तो बेटा आएगा नहीं, लिखा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा प्लीज, एंड उसके बाद आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको चीजें याद रहती जाएगी कि हाँ किसका डायमेंशन किससे मैच करता था। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं हमारे 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन से जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला दिया है हमारे पास, मान लीजिए इनका A एंड B का डायमेंशन निकालने कई बार बोल सकता है।
ए बी स्क्वायर का डायमेंशन निकालने में बोल सकता है, प्रोडक्ट बोल सकता है, तो हम लोग जनरल बात कर लेते हैं। अब जरा समझो होमोजेनिटी इक्वेशन से v का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, v स्क्वायर क्या, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, तो जो v है हमारे पास उसका डायमेंशन आ गया v स्क्वायर के बराबर, मतलब उसका डायमेंशन आ गया l स्क्वायर बाई टी स्क्वायर के बराबर, ये आ गया b का डायमेंशन हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो b का पावर -1 इनवर्स बोला होगा तो वो हम लोग देख लेंगे b स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा अगर इनवर्स में कर दे, तो चलो कर ही देते हैं, और दो या बाद में देख लेंगे। फिर देखते हैं अगला हमारे पास a का डायमेंशन निकालना है, तो p है हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको मैंने मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, और यहाँ पर b का डायमेंशन v स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, विच इज l स्क्वायर इंटू टी का पावर -2 का, हाँ ठीक है, v स्क्वायर के बराबर हो गया हमारे पास। अब इसको आप ले जाए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू हमारे पास आ गया, वो कितना है बेटा हमारे पास, m है, l का पावर 3 है, t का पावर यहाँ पर -3 है, इसका अंडर रूट है हमारे पास a, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ गया a इज इक्वल टू यहाँ पर आया m स्क्वायर, l का पावर 6, t का पावर -6, ठीक है, ये a आ गया। अब आप यहाँ पे a बाई बी स्क्वायर है तो इससे आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो भी काम करना है यहाँ से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट आए जिसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट बोला जाता है। अब याद करो चैप्टर का स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कुछ बात करा था, जैसे कि प्रोडक्ट अगर लिखा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जरा समझो कि फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन अगर हम लोग देखा जाए तो वो क्या है मेरे पास, केजी है, मीटर है, सेकंड स्क्वायर है। अब बोला जाए कि एफ यूनिट में यूनिट ऑफ मास चेंज कर दिया गया, ये एफ आपको निकालने बोला, मास की जगह पर कितना कर दिया गया है, एक्स केजी कर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया, और लेंथ की जगह पर वाई है तो वाई आ गया हमारे पास, और टाइम की जगह पर जेड है तो यहाँ पर आया जेड स्क्वायर इंटू ये है मीटर और ये है सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब जरा देखो यहाँ से बाकी सारी चीजें तो केजी वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका, z स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाए हमारे पास थर्ड, जिसमें रिलेशन अगेन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज निकालना है, जिसमें कि पहला काम दिया आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये तीन डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकाले तो कैसे निकलेगा बेटा, h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं h इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t का पावर -1 होता है। एनर्जी अगर लिखें कितना है हमारे पास ml स्क्वायर e -2, ये आया h इंटू t -1 के बराबर। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर डायमेंशन देखें आप तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी पावर -1 के बराबर। कुछ हमारा जगह कम होगा तो इसको पहले रब कर देते हैं, फिर बाकी पार्ट पे भी आ जाएंगे, इनको रब कर दिया जाए, बाकी पार्ट पे आ जाते हैं। आइए दूसरा डायमेंशन हमारे पास क्या दिया है भाई, दूसरा डायमेंशन हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दिया है, तो स्पीड का डायमेंशन निकालने में तो कोई खास दिक्कत होना नहीं है। और तीसरा डायमेंशन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, वो दिया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैसा आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू आया है g इंटू एम अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशन क्या है बेटा हमारे पास, वो है एम एल टी -2 के बराबर। तो देखो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अगर निकाला जाए तो m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2 के बराबर, ये हमारे पास आ गया। अब इसी से हमारा आंसर निकालने वाला है, हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर, तो हमें लेंथ बताना है किसके बराबर, h का पावर लेट्स से x लिख दिया, वेलोसिटी जो कि c था हमारे पास, c का पावर y लिख दिया, और g का पावर z लिख दिया। अब इसका डायमेंशन लिखना स्टार्ट करिए, तो h का डायमेंशन है हमारे पास m l स्क्वायर t -1 का पावर x के बराबर, तो ये x लिख दिया है। और यहाँ पर c आया, c का डायमेंशन कितना लिखना है बेटा हमारे पास, तो वो तो lt-1 है, lt-1 का पावर y लिख दिया। फिर g आया, g का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। अब इनका जो पावर है वो z के बराबर लिख दिया, तो m वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, m वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, और यहाँ पर क्या क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ m 0 है, l का पावर तो 1 है, और t का पावर भी 0 ही है। ठीक है, चलिए m को अलग अलग कर दीजिए, तो m का पावर कितना हो गया बेटा, वो हो गया x z के बराबर। ठीक है, l का पावर देख लो कितना हुआ, तो l का पावर हो गया हमारे पास 2x प्लस y प्लस 3z के बराबर, ये हो गया हमारे पास l का पावर।
और टी का पावर देखें तो टी का पावर कितना हो गया बेटा -x -y -2z के बराबर। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करिएगा, आपका आंसर आएगा। पहला काम क्या है हमारे पास, कंपेयर करना। तो कंपेयर कर देंगे किसका, मास का पावर का। मास का पावर कितना है, 0 = x - z। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, z के बराबर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं हम लोग टाइम का। तो टाइम भी अगर देख लिया जाए, टाइम के लिए देख लिया जाए तो टाइम का पावर भी 0 है। तो 0 = हम लोग लिखें x - y -2z के बराबर। अब यहाँ पर देखो x और z तो सेम ही है बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से y की वैल्यू 3x के बराबर। ठीक है, z की जगह पर मैंने x रख दिया। एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। फिर आया लेंथ का इक्वेशन। तो अगर लेंथ के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 है, 1 = हमारे पास यहाँ पर आया 2x + y + 3z के बराबर। तो x और z को सेम कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1 = अब सारी चीजें यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। 5x तो मुझे दिख ही रहा, कुछ गलतियां हैं शायद, माइनस होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पर 5x दिख रहा है हमें, -3x है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। अब x पता चल गया है तो z भी पता चल गया। वहां से हमारे पास xz पता चलने के बाद y भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया, 35 मिनट लगभग हो गए, बट 35 मिनट में पूरा का पूरा यूनिट मेजरमेंट आपका रिवाइज है। इसको अच्छे से पढ़ें बेटा, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, और ये वीडियो जितना सुनोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।